अपन ओशनोग्राफी स्टार्ट करते हैं। ओशनोग्राफी में पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ओशन का। ओशन फ्लोर्स डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप्स, सी प्लेन और ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस। तो ये अपन वैसे तो पहले कर चुके हैं जब रिवराइन स्ट्रक्चर देख रहे थे, रिपोजिशनल और इरोजनल स्ट्रक्चर जो बनाता था उस पर, बट एक बारी और अच्छे से कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? सबमर्ज सेलो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विथ डेप्थ बिटवीन 200 to 250 फीट्स। और ये ऐसा बनता है समवट, एक मिनट दिखाता हूँ। ये वाला कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ से आ रहा है ना, दिख रहा है ये ऐसे। तो यहाँ पे जो ये बन रहा है ना इतना, ये ऐसे, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। और रिच इन सबलाइट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट विच फेवर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। ये हेल्प करता है प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए। हैविंग रिच फिशरी ग्राउंड, द विड्थ डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ एडजेसेंट लैंड। जो इसका विड्थ है वो डिपेंड करता है एडजेसेंट लैंड के ऊपर। वाइडर अलोंग कोस्टल प्लेन्स एंड नैरो अलोंग माउंटेन कोस्ट। तो ये कोस्टल प्लेन के अलोंग ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि वो ऐसे करके, जो कोस्टल प्लेन्स आता है वो ऐसे 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 करके ऊपर उठता है, राइट, ऐसे करके ऊपर उठता है। और जब माउंटेन आता है तो वो ऐसे करके ऊपर उठता है, तो स्टीप हो जाता है। वही कहना चाह रही है कि विथ डिपेंड ऑन स्लोप ऑफ एडजेसेंट लैंड। और फिर द सेल्फ टिपिकली एंड एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड सेल्फ ब्रेक। जो सेल्फ है वो एंड होता है कहाँ पे? सेल्फ ब्रेक में। जैसे ये लैंड है, ऐसे करके वो आ रहा है नीचे अपना कॉन्टिनेंटल सेल्फ, और फिर ऐसे करके, मतलब नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी, ये ऐसे करके लैंड आया, फिर ये धीरे 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 ये जो बन रहा है ना, ये है अपना कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और ऐसे करके फिर जो बन रहा है ये सेल्फ ब्रेक आएगा फिर धीरे से, और फिर ऐसे होता है, फिर बहुत नीचे हो जाके ऐसे बनता है, वो ट्रेंचेस बनता है। तो एब्सेंट कोस्ट इन चिली में एब्सेंट है, ये नहीं है, मतलब सेल्फ ब्रेक वगैरह। और फिर कोस्ट ऑफ सुमात्रा में भी ये एब्सेंट है। और लार्जेस्ट से कॉन्टिनेंटल सेल्फ है साइबेरियन सेल्फ। तो ये कोस्ट ऑफ चिली और सुमात्रा में कोस्टल कॉन्टिनेंटल सेल्फ एब्सेंट है। अब इट बिकम सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये यहीं से फॉसिल फ्यूल भी निकाला जाता है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ, ये जब अगर ये तो कॉन्टिनेंट का पार्ट आ रहा है, यहाँ पे भी भले पानी है, लेकिन जब स्लोप जो आता है वो ऐसे आ जाता है, फिर यहाँ से एंड हो जाता है, इस एरिया से ख़त्म हो जाता है अपना बाउंड्री। इसको बाउंड्री बना दिया गया है एक तरीके से। इट इज़ बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन। और ये बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, जैसे अपन उसमें पढ़े थे वॉल माउंटेन वाले में। और ये 200 से 3,000 मीटर तक वरी करता है। कैनियंस ट्रेंचेस ऑब्जर्व इन दिस रीजन। और कैनियन ट्रेंचेस ऑब्जर्व किया जाता है इस रीजन पे। कैनियन ट्रेंचेस क्या होता है? कैनियंस यानी तो जो रिवर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जब गिरता है तो बहुत सारा रिवर जब पास होता है तो वो होल बना देता है, तो उसमें उसको कैनियंस ट्रेंचेस कहा जाता है। फिर डीप सी प्लेन देखते हैं। फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे फ्लैट होता है और स्मूथ होता है। डेप्थ 3,000 से 6,000 मीटर होता है। ओशियनिक डीप और ट्रेंचेस, डीपेस्ट पार्ट 3.5 किलोमीटर डीपर देन सराउंडिंग साइड, एसोसिएटेड वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक। ओशियनिक डीप्स और ट्रेंचेस क्या होता है? सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, 3 से 5 किलोमीटर डीपर देन सराउंडिंग साइड से ज़्यादा डीप होता है ये। और एसोसिएटेड विथ वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, और यहीं से ही वॉल्केनो और अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसको एसोसिएटेड विथ ओशियनिक डीप ट्रेंचेस को इसको एसोसिएशन बताता है। माइनर रिलीफ फीचर्स भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि मिड ओशियनिक रिज, सी माउंट। तो मिड ओशियनिक रिज यानी वही गड्ढा, और सी माउंट माउंटेन नॉट रिच सरफेस एंड पॉइंटेड वॉल्केनो इन ओरिजिन, एग्जाम्पल हवाईयन आइलैंड। माउंटेन नॉट रिच सरफेस
एंड पॉइंटेड वॉल्केनो इन ओरिजिन। तो ये सी माउंट क्या होता है, जो जो सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है ऐसा माउंटेन, और बहुत पॉइंटेड होता है ओरिजिन में, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है लेकिन सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है, यहीं पे रह जा रहा है, इसको सी माउंट कह देते हैं। जैसे कि हवाईयन आइलैंड जो है वो। अब सबमरीन कैनायंस क्या होता है, डीप वैली होता है एक तरीके से, ग्राउंड कैनायन ऑफ कोलोराडो रिवर। तो ये काफ़ी डीप वैली होता है, ग्राउंड कैनायन ऑफ ग्राउंड, जैसे एक एग्जांपल है दे रहा है ग्रैंड कैनायन कैनायन ऑफ कोलोराडो रिवर करके, और ग्रैंड कैनायन ऑफ कोलोराडो रिवर, ये तो दो बार हो गया। तो और फिर ह्यूडियन कैनायन बेस्ट नोन सबमरीन है। और फिर गायोड्स क्या होता है, फ्लैट टॉप्ड हिल, जो ऐसे जिसका टॉप एकदम फ्लैट होता है ना ऐसे करके, उसको कहते हैं। ये मतलब ज़्यादा ऐसे ऐसा नहीं होता इसका, जैसे अपन ऊपर पे देखे थे कि जो सी माउंट है उसका तो पॉइंटेड वॉल्केनिक होता है ऊपर से ओरिजिन, लेकिन ये होता है फ्लैट, गयोड्स जो होता है फ्लैट होता है। और अटोल, अटोल क्या होता है, लो आइलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग कोराल रिफ्स। तो जो जो लो आइलैंड फॉर्म हो जाता है ना, जहाँ पे ऐसे करके ये फोर्स से ये फॉर्म हो गया, और इसके अगल पे जब कोराल बन जाएंगे तो उसको अटोल कह देंगे। अब वेस्ट नैरो माउंटेन रीजन स्टीप हेल्प शी पोर्ट फॉर्मेशन। तो जो वेस्ट जो है, वेस्ट साइड में इंडिया के, वो माउंटेन थोड़ा स्टीप है ऐसे करके है, तो उससे क्या करता है, शी पोर्ट को, मतलब उसको आने में ऐसे, वेस्ट नैरो माउंटेन रीजन, सॉरी जो जो वेस्ट तो इस साइड पे है ना इंडिया के, इस साइड पे ये ऐसे बन रहा, ये वेस्ट इधर पे है। वेस्ट नैरो माउंटेन रीजन स्टीप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो वो स्टीप है, तो उससे क्या होता है, सी पोर्ट को फॉर्मेशन करने में इजी जाता है। और यहाँ पे JNPT वगैरह है, राइट, अपने को पता है, ठीक। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है ओशन में, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कैसे वर्क करती है। टेम्परेचर जो होता है इक्वेटर में हाई होता है, क्योंकि डायरेक्ट सन का रेस पड़ रहा है, और पोलवर्ड्स में लो होता है, ठीक, इंसोलेशन कम रहता है करके, लो इंसोलेशन के कारण। अब स्पेसिफिक हीट ओशन बॉडी विथ हाई स्पेसिफिक हीट हीट्स अप स्लोली एंड कूल स्लोली रिजल्टिंग लेस सीजनल चेंज। एग्जाम्पल साउथ साइड अपोजिट टू नॉर्थ फास्टर। तो क्या होता है ना, मतलब नॉर्थ पे क्या है, बहुत सारे लैंड है, तो वो जल्दी जल्दी गर्म या ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू साउथ साइड में पूरा रिवर सिस्टम है, तो वहाँ पे धीरे धीरे होता है। तो वही वही अपन पढ़ रहे, प्लानिटरी विंड हेल्प कैसे करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। एग्जाम्पल रीजन वेयर वेस्टर्लीज एक्टिव आर रीजन ऑफ स्लाइटली वार्मर देन पोलार विंड एरिया। और से ये ट्रेड विंड ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और फिर क्या चल रहा, ईस्टर्ली ऐसे चलता है और वेस्टर्ली ऐसे। तो ये वेस्टर्ली जो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, ये क्या करता है, वो वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू विंड एरिया से, जहाँ से ईस्टर्ली जैसे ऐसे आ रहा है फॉर से नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो ये ईस्टर्ली ऐसे आ रहा है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, और ये वेस्ट डायरेक्शन से जा रहा है आगे। तो ये वाले जो हैं गर्म हवा लेके जाते हैं, और पोलार वाले ठंडे हवा लेके आते हैं। अब ओशियनिक करंट जो होते हैं, वार्म ओशन करंट रेज टेम्परेचर इन कोल्ड, रेज टेम्परेचर इन कोल्ड में क्या होता है, वाइस वर्सा होता है जो वार्म। तो ये भी एक फिनोमेना है ओशन का। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ओशन डिक्रीज विद डेप्थ वर्टिकल। 3 लेयर होते हैं। तो जो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो ओशन में टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता है डेप्थ के साथ साथ।
देखो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम पे, डायग्राम जितना बना सकते हो बनाना ज्योग्राफी में। पहला होता है एपिलियन, जिसमें टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, ऐसे करके देखो ज़्यादा हिला नहीं है, लेकिन जैसे ही वो थर्मोक्लिन में चल देता है तो टेम्परेचर एकदम ज़्यादा गिरने लग जाता है, बहुत गिर जाता है। ठीक, तो वही कह रहा ना कि टेम्परेचर ऑफ ओशन डिक्रीज विद डेप्थ वर्टिकल। ठीक, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिर गया। फिर जैसे ही हाइपोलिमिनियन में आता है तो वापस यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाता है शुरू। तो अपन उसको एक बार ही देखते हैं डिटेल में। ठीक, तो एपिलिनियन एपिलिनियन 200 मीटर तक होता है, वो 20 to 25 डिग्री तक का उसमें टेम्परेचर रहता है। फिर जोन ऑफ सनलाइट एंड मिक्सिंग ऑफ विंड होता है यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकता है, और यहीं पे विंड का मिक्सचर होता है जो जिसके कारण यूनिफॉर्म टेम्परेचर भी रहता है और एबेंडेंट लाइफ, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, इसलिए। फिर थर्मोक्लिन क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज विद डेप्थ ट्वीलाइट जोन ड्यू टू फेंट लाइट। और ये ट्वीलाइट जोन रहता है क्योंकि लाइट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती, थोड़ा कम हो जाता है इसमें आना। और ट्रांसपेरेंट एनिमल, यहाँ पे एनिमल थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो दैट वो अपने जो जो उनको शिकार करता है, जो उनका प्रीडिएटर है, वो उनसे बच सकें करके। अब हाइपोलिमिनियन क्या होता है, जोन ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर बट वेरी कोल्ड कंपेयर टू सरफेस। ये भी मतलब होता तो यूनिफॉर्म है लेकिन कोल्ड रहता है, ऐसा नहीं कि बढ़ने लग गया। ओशन वाटर एवरेज टेम्परेचर और इसका 4 डिग्री होता है, और ओशन वाटर मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओशन की वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस। कॉल्ड डार्क जोन। लाइफ हियर आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग बायो ल्यूमिनेसेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस टेम्परेचर लाई बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस नियर ट्रॉपिकल रीजन एंड ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड पोल्स। तो क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कर लेता है गर्म, लेकिन ऊपर पे ठंडा होते जाता है या नीचे पे ठंडा होते जाता है। सी डिस्टिंक्टिव लेयर विजिबल अलोंग ट्रॉपिकल region. Thermocline is very thin and there will be single uniform layer of a cold temperature among polar region. Three distinctive layer visible along ट्रॉपिकल रीजन पे ही 3 लेयर विजिबल होंगे। जो थर्मोक्लिन जो होता है वो सबसे, जो अपन यहाँ पे अभी पढ़े थर्मोक्लिन, ये दूसरा वाला वो सबसे सबसे थिन थिन लेयर रहता है। और वहाँ पे सिंगल यूनिफॉर्म लेयर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर अमॉन्ग पोलर रीजन, और पोलर रीजन में सिंगल यूनिफॉर्म लेयर रहता है ठंडा ठंडा। और फिर सैलिनिटी ऑफ ओशन देखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ डिसॉल्व। तो सैलिनिटी ऑफ ओशन को डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर मेजर्ड इन पार्ट पर 1000, या पीपीटी भी कहते हैं, या फिर उसको इस साइन से भी दिखाते हैं, इस पीपीटी को, पार्ट्स पर 1000 को। एवरेज सैलिनिटी ऑफ अर्थ ओशन 35 पार्ट्स पर 1000 होता है, एवरेज जो सैलिनिटी होती है। सोर्स ऑफ सैलिनिटी क्या होता है, कॉन्टिनेंट से सॉल्ट कैसे सोर्स बनता है। रिवर इज चैनल थ्रू सेडिमेंट इरोडेड बाय रिवर विच गेट डिपॉजिटेड इन ओशन। तो जैसे ही रिवर डिपॉजिट होता है ओशन पे तो वो पानी वहाँ पे ठंड मतलब कम सॉल्टी हो जाता है, क्योंकि वो जो रिवर है वो तो फ्रेश वाटर है। और जब जैसे बे ऑफ बंगाल में देखो बहुत सारे पानी आते हैं, तो वहाँ पे जो सॉल्टी कंडीशन है उसी के कारण तो साइक्लोन भी फॉर्मेशन होता है। और इधर अरेबियन सी में नहीं फॉर्म हो पाता, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है 35 पीपीटी से, और यहाँ पे जितना चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली 27 to 32 कुछ चाहिए होता है, देख लेना, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ वो यहाँ पे हो जाता है। अब इरोडेड बाय द रिवर विच गेट डिपॉजिटेड इन ओशन। फिर इवोपरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग विथ सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो जब हॉट जब
जब हाई प्रेशर रहेगा और लो टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ से मूव करता है, राइट। वहाँ पे इवोपरेशन होता है। तो वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि वहाँ का पानी नमकीन रह जाता है, तो सॉल्टी रह जाता है, और फिर उधर जब जाता है तो उधर पे गिरता है तो वो कम सॉल्टी हो जाता है जब जिधर पे जाके गिरता है वो। ठीक। तो ये फिनोमेना भी याद रखना। वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, कांस्टेंट रेट ऑफ सैलिनिटी बिकॉज बैलेंस बाय प्रेसिपिटेशन आइस मेल्टिंग। तो ये रेट ऑफ सैलिनिटी कांस्टेंट भी रहता है क्योंकि बैलेंस हो जाता है जब जब पानी वापस गिर जाता है, इवापोरेशन हुआ पहले, अब वापस प्रेसिपिटेशन हुआ तो उससे कांस्टेंट हो गया, या फिर जैसे आइस मेल्टिंग के कारण भी वापस कांस्टेंट हो जाता है जितना, क्योंकि आइस जब वापस पिघलेगा तो वापस पानी, जो जो आइस होता है वो तो फ्रेश वाटर से बनता है ना आइस, तो वो जब पिघलेगा तो सैलिनिटी कम कर देगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, अब कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हायर द इवोपरेशन, तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा तो अभी क्या पढ़े, ज़्यादा इवोपरेशन से क्या होता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है तो ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। ठीक। तो ये यही कारण है ब्लैक सी वगैरह जो है ना बीच बीच में आते हैं, जिसके अगल बगल पे लैंड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो ज़्यादा इसलिए उनका सैलिनिटी भी ज़्यादा है और इवोपरेशन इंक्रीज़ हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ब्रिंग मोर फ्रेश वाटर डिक्रीज सैलिनिटी। एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस लो सैलिनिटी देन सब ट्रॉपिकल। रिवर एट फ्रेश वाटर, जिसके कारण भी सैलिनिटी कम हो जाता है। विंड स्पीड, हायर विंड स्पीड हायर इवोपरेशन हायर सैलिनिटी, ज़्यादा विंड स्पीड रहेगी तो ज़्यादा इवोपरेशन होगा और उससे ज़्यादा सैलिनिटी होगी। ओशन करंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ओशन करंट भी हेल्प करता है। अभी ओशन करंट पढ़ेंगे कि कैसे मूव करता है ओशन करंट अलग अलग डायरेक्शन पे। इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करंट होता है, साउथ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल, ऐसे करके होता है, उसको अपन देखेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ओशन करंट को। आइस मेल्टिंग एंड फॉर्मेशन, आइस फॉर्मेशन इंक्रीज सैलिनिटी, मेल्टिंग डिक्रीज सैलिनिटी। तो जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो जैसे मेल्ट होता है वैसे डिक्रीज हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी वर्टिकल, तो यहाँ पे अगेन एक बार इसको देखो डायग्राम को। पोलार रीजन पे लो सैलिनिटी दिखा रहा है, फिर नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे नीचे एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ रहता है ना इसलिए इसलिए लो सैलिनिटी रहता है। नहीं नहीं, ये तो कुछ और बोलने की बात कर रहा। तो ठीक है, ये डायग्राम बस देखते हैं एक बार। सब ट्रॉपिकल में हाई सॉलिनिटी रहता है, बस ये ध्यान रखना, और पोलार रीजन पे लो सॉलिनिटी रहता है। अब along polar region low salinity among surface due to low rate of evaporation, तो पोलार रीजन पे लो सॉलिनिटी होता है सरफेस में क्योंकि वहाँ लो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऊपर इवापोरेट नहीं होता, राइट। हाँ, ये देखो आप समझो, यहाँ पे जो रहेगा ना सरफेस में, वहाँ पे काफ़ी कम सॉलिनिटी रहेगा क्योंकि पानी इवापोरेट नहीं कर पा रहा ना, ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो जितना पानी जैसे है उतना ही पानी रहेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे डेप्थ में वैसे वैसे सॉलिनिटी बढ़ती जाएगी इसमें, लेकिन क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं ना, और ऊपर आइज होता है और नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे उस वैसे वैसे सैलिनिटी बढ़ते जाएगी। अब सब ट्रॉपिकल इंक्रीज इवापोरेशन, मतलब सब ट्रॉपिकल में हाई इवापोरेशन होता है तो हाई सैलिनिटी होता है, क्योंकि पानी ऊपर उड़ जाता है हवा में, तो नीचे पानी रहता नहीं फ्रेश वाटर, तो बस वही नमक ज़्यादा रह जाता है। फिर इक्वेटोरियल रीजन हाई प्रेसिपिटेशन लो सैलिनिटी इन टॉप लेयर एंड इंक्रीज विद डेप्थ, तो अगेन इक्वेटोरियल रीजन पे भी बहुत बारिश होता है ना फ्रेश वाटर का, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम हो जाता है क्योंकि फ्रेश वाटर गिर रहा है, और टॉप लेयर में तो कम हो जाता है, लेकिन जब जैसे ही डेप्थ में जाओगे पता चलेगा बहुत सॉलिनिटी है अंदर पे।
फिर अब ये तो वर्टिकल देख लिया अपन, ये वर्टिकल देखे राइट। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल। ये मतलब ये वर्टिकल था ना, ऐसे करके वर्टिकल ऐसे बना वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल ऐसे। एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन 35 ppt पार्ट्स पर 1000। ये इंडिया ओशन का 35 ppt है, तो इसलिए बन जाता है यहाँ पे इंडियन ओशन पे अपना साइक्लोन। लो सैलिनिटी बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इन्फ्लुएक्स ऑफ रिवर वाटर। तो सैलिनिटी कम है बे ऑफ बंगाल में, तो उससे इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, मतलब क्योंकि सारे रिवर के वाटर यहीं यहाँ गिरते हैं ज़्यादातर। फिर अरेबियन सी में ज़्यादा वॉलिनिटी है, हाई सॉलिनिटी है। और फिर अब एक बारी देख लेते हैं किस जगह पे कैसा सॉलिनिटी है। सब ट्रॉपिकल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटोरियल। फिर इक्विटोरियल से में और ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम पोलार में है, उसके बाद टेम्परेट में है, उसके बाद इक्विटोरियल में है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल पे है। ठीक, सबसे ज़्यादा है सब ट्रॉपिकल पे, क्योंकि वहाँ से इवापोरेशन होता है। फिर ओशन विथ अबाउट नॉर्मल सॉलिनिटी। तो कुछ ओशन जिसके नॉर्मल सॉलिनिटी से ज़्यादा रहते हैं, मतलब जितना सॉलिनिटी होना चाहिए उससे ज़्यादा रहता है। और क्यों होता है ऐसा वो भी बता चुका हूँ एक बारी, अभी वापस बता दूंगा। रेड सी मतलब पूरे बीच में लैंड रहता है राइट। तो क्या होता है वहाँ पर पानी गर्म ज़्यादा हो जाता है, पानी गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो वही इवापोरेशन वगैरह होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये वो मूव नहीं कर पाता ओशन करंट वगैरह इधर पे ज़्यादा वो नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे सॉलिनिटी ज़्यादा रहता है। पर्शियन गल्फ़ में भी वैसा ही सीन है, पूरा बंद रहता है जगह एरिया। मेडिटेरेनियन सी भी वैसा ही है, बीच में रहते हैं और पानी भी गिरता है वहाँ पर। तो वही सब रीज़न है। नहीं मतलब इवापोरेशन होता है यहाँ पे, इवापोरेशन होगा तो पानी में क्या नमक रह जाएगा, ऊपर पर पानी ऊपर चल देगा, तो वो एक ही रीज़न है। और ओशन करंट भी नहीं चल पाते यहाँ अच्छे से, तो वो रीज़न भी है। दो रीज़न है। अब सी विथ बिलो नॉर्मल सैलिनिटी, नॉर्थ सी होता है, बाल्टिक सी है। और अब अपने को पता है ना यहाँ पे कि पोलार में सबसे कम सॉलिनिटी है, तो ऑब्वियसली बाल्टिक सी तो पोलार के पास है, नॉर्थ सी पोलार के पास है, बियरिंग सी, लेक वार्म, डेड सी, सांभर सांभर सॉल्ट लेक। ठीक, अब ओशन डिपॉजिट। तो ओशन डिपॉजिट देखते हैं। टेरीजीनेसिस, फिर बायोजीनेसिस, फिर हाइड्रोजीनेसिस, फिर कॉस्मोजेनेसिस। तो इसमें ओशन डिपॉजिट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जो लैंड में डिपॉजिट रहता है, लैंड में जो ओरिजिन जो होता है लैंड में, जैसे जेनेसिस मतलब ओरिजिनेट, तो जो लैंड में ओरिजिनेट करता है जो डिपॉजिट, उसको टेरीजीनेसिस कहते हैं। जो बायोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट होता है, जैसे कोराल रिफ्स, तो वो ओशनिक डिपॉजिट हो गया राइट। फिर हाइड्रोजेनेसिस क्या होता है, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट को हाइड्रोजेनेसिस कहते हैं। फिर कॉस्मोजेनेसिस होता है। तो अब इसको एक एक करके इसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। बायोजेनेसिस, कोराल रीफ्स आर मास ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट accumulated by like secreting organism called coral polyps. Coral reefs are the masses of limestone and dolomite accumulated by like secreting organism called coral polyps, developed due to symbiotic relation between coral polyps and zooxanthellae algae. Coral reefs provide hospitality nearly 31 phyla of animal रिच बायोडाइवर्सिटी, और उसको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कह देते हैं। कंडीशन क्या क्या है रिक्वायर्ड, टेम्परेचर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री, मतलब इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इतना कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डेप्थ 200 से 250 फीट बिलो सी लेवल पे बनता है, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल सेल्फ में बनता है। प्लेटफॉर्म कॉन्टिनेंटल सेल्फ में बनता है। सैलिनिटी 35 ppt,
नॉट हाई नॉट लो, इतना ही होना चाहिए जो इंडिया में, मतलब इंडिया के आसपास तो होता ही है इतना, ठीक। फिर सैलिनिटी देख लिए। फिर क्लियर वाटर, सेडिमेंट, क्लियर वाटर, वाटर क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा पानी हो न, वरना वो पॉलिप्स जो होते हैं वो छोड़ के चल देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे अब तो हो गया। अब क्लियर वाटर क्या होता है? सेडिमेंट फ्री देयरफॉर नॉट फाउंड नियर डेल्टास। तो डेल्टास मतलब जहाँ पे अगर जैसे डेल्टास बहुत सारे सेडिमेंट लाता है ना, तो वहाँ पे नहीं बन पाते क्योंकि वो वाटर क्लियर नहीं होता, और जहाँ पे सेडिमेंट फ्री रहता है वहाँ पे बन जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, कोलार ट्रायंगल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये सब मिला के कोराल ट्रायंगल बनाते हैं। और फिर नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न आइलैंड ओशन इंक्लूडिंग अरेबियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, यहाँ पर्शियन गल्फ, यहाँ पे भी अपना कोराल बनता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास और अपना लक्षद्वीप के पास। तो ये एक है। फिर वेस्टर्न अटलांटिक इंक्लूडिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन, यहाँ पे भी बनता है अपना कोराल। अब टाइप ऑफ कोराल रिफ्स क्या है? 3 टाइप के कोराल रिफ्स है, फ्रिंजिंग, बैरियर, एटोल। तो एटोल अपन पढ़ चुके हैं, सर्कुलर कोराल रिफ्स सराउंडिंग आइलैंड। ऐसे जो वॉल्केनो निकला अपना, इसके अगल पे जो बना, जैसे लक्षद्वीप पे है ना शायद, हाँ लक्षद्वीप पे है ना, यस लक्षद्वीप पे ही है शायद, वह चेक करना। फ्रिंजिंग रिफ क्या होता है? नैरो कोराल रिफ विथ डिसकंटिन्यूअस पैचेस लाइन क्लोज टू कोस्ट, एग्जांपल कोराल रीफ ऑफ कैरेबियन, ठीक। तो कैरेबिया में है, ये एग्जांपल भी दिया है कि फ्रिंजिंग रिफ जो होता है वो छोटे छोटे पैचेस में होता है, ऐसे बना फिर ऐसे बना, तो यहाँ पे गड्ढा छूट गया, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ बन गया, ये ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अब बैरियर रीफ क्या होता है? अ वाइड कोराल प्लेटफॉर्म अवे फ्रॉम कोस्ट सेपरेटेड बाय लगून। तो एक बड़ा सा कोराल प्लेटफॉर्म बन जाता है जैसे कि, और वो कोस्ट से काफ़ी दूर होता है, और वो सेपरेटेड बाय लगून होता है, लगून अपने को पता है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसे लैंड बना है, तो ये ऐसे करके अगर लगून बन गया ये, तो इधर पे पूरा बनेगा वो अपना जो कोराल रीफ है, इस तरफ पे, ना कि इस पे बनेगा, ठीक। मतलब इस लैंड पे नहीं बनेगा, जबकि इधर पे बस बनेगा। अब कोराल ब्लीचिंग क्या होता है? जब जब वही जो अपन सेडिमेंट वाला पढ़े थे ना, अगर वाटर अगर अच्छा नहीं है तो वो ब्लीचिंग ही हो जाता था। वाटर ब्लीचिंग का मतलब स्ट्रेस्ड कोराल पोरिप्स एक्सपेल जूजेंथला, टर्न वाइट एंड डाई। तो जब स्ट्रेस्ड कोराल पोरिप्स होते हैं तो वो जूजेंथला वहाँ से चल देते हैं, और फिर वो जो होता है अपना कोराल वो वाइट हो जाता है और फिर वो मर जाता है धीरे से। स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर, सेडिमेंट, पॉल्यूशन, केमिकल यूज्ड, ये सब इसके रीज़न हो सकते हैं। कैन रिवर्स इफ़ स्ट्रेस रिमूव्ड, अगर स्ट्रेस रिमूव हुआ तो उसको हम मतलब इस उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कॉजेज़ क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ रही है, साइक्लोन आता है उसके कारण, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो उससे भी पूरा ख़राब हो जाता है ये कोलाज। सेलिनिटी इंक्रीज, मतलब अब नमक भी ज़्यादा होते जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, पता नहीं किस रीज़न से, बट हाँ ठीक है हो रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन के कारण भी रिसीव कलर कर कलर सियन फ्रॉम एल्गा लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशन। रिसीव जो जो ये हैं उन रिसीव कोलोरिएशन फ्रॉम एल्गा लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशन। तो और क्या क्या रीज़न है, कॉज क्या क्या ख़राब होने के? ग्रेट बैरियर रीफ्स वॉज ब्लीचिंग बाय मोर देन 50% बिटवीन 2014-17 ड्यू टू एल नीनो इवेंट के कारण भी ये होता है। 90% ऑफ नॉर्थ इंडियन लॉस्ट इट्स कोराल रीफ्स ड्यूरिंग एल नीनो ऑफ 1997-1998। ओशियनिक सर्कुलेशन, जनरल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन इन डेफिनेट डायरेक्शन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब सरफेस वाटर
जो होता है ओशन में, वो डेफिनेट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसको बोल देते हैं ओशनिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो वार्म ओशन करंट होता है, मूव फ्रॉम लो लेटीट्यूड टू हायर लेटीट्यूड। तो जो वार्म करंट होता है वो लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड मूव करता है, और जो कोल्ड ओशन करंट होता है वो हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड मूव करता है। आगे देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ओशन करंट, क्या क्या रीजंस है जिससे ओशन करंट अफेक्ट होता है। विंड, द स्टेडियली ब्लोइंग ऑफ अ विंड ड्रैग द सरफेस वाटर इन इट्स डायरेक्शन एंड ब्रिंग अबाउट सरफेस फ्लो, दैट इज स्टेयरली सेट्स वाटर करंट इन मोशन। तो जो द स्टेडियली ब्लोइंग ऑफ विंड ड्रैग द सरफेस वाटर इन इट्स डायरेक्शन एंड ब्रिंग अबाउट सरफेस फ्लो, दैट इज स्टेयरली सेट्स वाटर करंट इन मोशन। तो जो सरफेस विंड चल रहे होते हैं, ट्रेड विंड जो चल रहे होते हैं, वही इसको मूव करवाते हैं। तो जैसे जब आगे अपन पढ़ेंगे कि जब जो ये नॉर्थ ईस्ट करंट है, ये इधर ही क्यों जा रहे हैं, वो ट्रेड विंड के कारण तो जा रहे हैं, ऐसे चलता है ना ट्रेड विंड इक्वेटोरियल में। तो वही वही अभी देखेंगे इसको, ठीक है। तो विंड एक फैक्टर हो गया। फिर शेप ऑफ कोस्ट लाइन एंड टोपोग्राफी मॉडिफाई द ओशन करंट डायरेक्शन। तो ये सिर्फ मॉडिफाई करवाता है, ये मूव करवाने में नहीं हेल्प करता अपना शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक। फिर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी। तो अलग अलग टेम्परेचर और सैलिनिटी और डेंसिटी, ये सब चीज़ भी इसको मैटर करती है। कॉज वाटर टू मूव एंड रिड्यूस वेरिएशन, सच डिफरेंसेस गाइड मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। Differences in temperature, salinity, density causes water to move and reduce variation. Such differences guide movement of ocean current. Coriolis force भी act करता है, cause ocean current to deflect right in northern hemisphere and left in the southern hemisphere, ठीक। अब ये जो है इसको अपन देखते हैं एक बारी, इसको पहले रीड कर, इसी को पहले देख लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद अपन इसके आगे इसको समझेंगे क्या कैसे होता है। तो जो ये नीला वाले लाइन में है ना, नीले वाले लाइन पे सारे गर्म पानी है, और जो काला पानी है वो ठंडा है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कोल्ड करंट किसको बोलते हैं, नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ऐसे। जो नॉर्थ ईस्ट करंट है, यहाँ से सबसे पहले अपन इसको उठाएंगे, ये इक्वेटोरियल रीजन है सबसे पहली बात। तो ये इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पे चल रहा है इतने में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट करंट है उससे ऊपर जाके मतलब समवेयर 5 से 20 डिग्री के ऊपर चलता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट करंट है ये ऐसे क्यों चल रहा है, क्योंकि कोरियलिस फोर्स वर्क कर रहा है, मतलब ट्रेड विंड तो ऐसे चल रहा है ना, तो उसी पे और फिर वो कोरियलिस फोर्स भी वर्क कर रहा है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो नीचे पे ब्राज़ील करंट बन के ये आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड आ गया तो अब कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो वो उसको लैंड का स्ट्रक्चर उसको अब वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और वो ब्राज़ील करंट बन के नीचे मूव करता है गर्म पानी, ठीक। अब ये इक्वेटोरियल में हॉट था इसलिए वो ऐसे चल रहा। अब यहाँ से ये ऐसे सीधा जाएगा, और फिर जो नीचे वाले वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो चल रहा फाकलैंड करंट में, वो यहाँ पे कोल्ड करंट इसमें लेके आएगा, और जैसे ही वो कोल्ड करंट लेके आएगा तो ये ऊपर पे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना के बेंगुला करंट करके बनेगा। और यहाँ पे ग्वीनिया करंट, ये जो बेंगुला करंट और ग्वीनिया करंट है, ये दोनों अपना कोल्ड ओशन करंट रहते हैं। तो और ये अफ्रीका के पास पे बनते हैं, जिससे यहाँ पे डेजर्ट वगैरह बनता है, ठीक है। इतना हो गया। फिर ये जब पूरा एक राउंड क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो जो बीच पे जो बनता है ना काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर जो इसको क्या बोलते हैं, गायर करके कहते हैं इसको। और ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है गायर यहाँ पे, और ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक।
और फिर ऊपर पे जो होता है, ये अपन पढ़ रहे हैं अभी अटलांटिक ओशन का, तो ऊपर पे फिर जो होता है नॉर्थ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। नीचे पे तो अपन देख लिए ब्राज़ील करंट बना, फाकलैंड करंट बना, और फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आया, फिर ऊपर गया तो साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट आया, फिर बेंग बेंगुला करंट बना, फिर उसके बाद गुयाना करंट बना। ये सब अपन देख लिए, ये बेंगुला करंट, ये गुयाना करंट। ठीक, अब देखते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल देख लिया, नॉर्थ इक्वेटोरियल देखते हैं। पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाता है गर्म पानी में, गर्म पानी में जाते 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 मिलता है एंडीज़। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं एंडीज़ एंटीप्लस करंट कुछ बोल देते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या लिखा हूँ मैं। एंटीप्लस करंट मे भी ऐसी कुछ होता है। तो इसको एक बार डायग्राम तुम गूगल पे कर देख लेना, एकदम इस पे इसके भरोसे मत रहना, मैं रफ टाइप का बनाया था। फिर ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे फ्लोरिडा करंट आता है, क्योंकि ये फ्लोरिडा स्टेट है। तो फिर ये दो इस पे डिवाइड हो जाता है, एक तो एंटीप्लस करंट और एक तो इधर से फ्लोरिडा करंट, ये दो बनते हैं। और फिर ये ऊपर जाता है गल्फ स्ट्रीम तक। फिर इधर पे ठंडा पानी आ रहा होता है लेप्रिडा करंट करके, और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये दोनों कोल्ड करंट होते हैं जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट में आके मिलते हैं। और फिर ये जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बना होता है गल्फ स्ट्रीम से, फ्लोरिडा करंट से, वही नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बनाता है ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे है, तो नॉर्वेनियन भी बोलते हैं इसको। ठीक, इतना देख लिए। फिर ये भी पूरा कंप्लीट कर देता है। और इस यहाँ पे जो सी बनाता है उसको सैरगासो सी बोलते हैं। और ये यहाँ पे भी एक गायर बनाता है, और ये क्लॉकवाइज होता है। नीचे एंटी क्लॉक हो रहा है, नहीं नीचे काउंटर क्लॉक चल रहा है, ऊपर क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इधर पेरू के पास देखते हैं, पेरू के पास क्या होता है। हम्बन टोटा या फिर पेरूवियन करंट बनता है, ठंडा करंट रहता है ये, क्योंकि ये तो नीचे से आ रहा, साउथ पैसिफिक करंट यहाँ से आ रहा जहाँ पे ठंडा है, तो इसलिए यहाँ पे हम्बन टोटा पेरू करंट कोल्ड रहता है। और कोल्ड के कारण यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट बनाता है ये। ठीक, फिर ये आगे बढ़ते जाता है ऐसे, तो यहाँ पे भी ये गायर बनाता है, और ये इस तरफ पे आता है ऐसे घूम घूम के। तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट चल रहा होता है यहाँ पे, गरम गरम नीचे, मतलब ऊपर पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है यहाँ पे, और फिर नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट ऐसे जाता है और उधर पे हो जाता है ये सब कुछ। ठीक है, इतना हो गया, ये भी हो गया। और फिर ऊपर देखते हैं, ऊपर पे ये वाला, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल, फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट बना यहाँ पे। ये ऊपर पे जो बना अलास्का करंट बना, और नीचे पे जो आ रहा है वो कैलिफोर्नियन करंट आ रहा है, यही वाला। और फिर ये कैलिफोर्नियन करंट है, वही एंडीज माउंटेन बनाता है। एक बार देखना है एंडीज माउंटेन बनाता है या रॉकीज माउंटेन बनाता है ये, तो मैं एक बार आगे बता भी दूंगा वैसे तो, लेकिन हाँ यहाँ पे तो देख लेना। फिर ऊपर पे अलास्का करंट बनता है जो कि हॉट होता है, तो वो इधर पे जाके खुलता है वो, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मूव करते रहता है। और फिर यहाँ पे होराक्को करंट करके बनता है अपने ऊपर पे, जब जा रहा होता है ये इंडोनेशिया वगैरह के पास पे हो रहा है। फिर ऊपर जाते 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 ऐसे मुड़ जाता है, और फिर वो भी, और ऊपर से नीचे आ रहा होता है ओयाशियो करंट, जो जापान तरफ से कोरिया तरफ से आ रहा होता है। और ओकोट्सुक करंट जो होता है वो जापान से आ रहा होता है, ये साउथ कोरिया से। और ओखोट्सुक करंट जो आ रहा होता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट में आता है, और यहाँ पर कोल्ड करंट आ रहा होता है। अब इंडिया पे क्या होता है, जैसे बाकी जगह तो चल रहा है, सही चल रहा है, जैसे चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है मतलब, लेकिन जो इंडियन ओशन पे ना
थोड़ा सा चेंज हो जाता है फिनोमिना, क्योंकि मानसून इस पर अफेक्ट डालता है बहुत, मतलब रिवर्सल हो जाता है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट करंट और काउंटर ईस्ट करंट चलेगा, फिर साउथ साउथ इक्वेटोरियल करंट चलेगा, फिर ये नीचे आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे मोज़म्बिक करंट चलेगा ऐसे ऐसे, ये मोज़म्बिक करंट चलता है, और ये नीचे जाते जाते एग्वलाहॉस करंट चलता है, और ये इधर मूव कर जाते हैं, इधर मूव कर जाता है, फिर हो गया, इतना हो गया। फिर ये जो होता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऐसे करके चलता है, और ये वेस्ट। तो इसको एक बारी वीडियो को देख लेना तुम, दूसरा वाला भी, इसको मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मेरे को पता है। अब करंट ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन देखते हैं। तो विंटर में क्या होता है, पहले पहले विंटर का देखते हैं। करंट ऑफ नॉर्थर्न इंडियन ओशन एट विंटर, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो वेस्टवर्ड अबव इक्वेटर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो विंटर के टाइम वेस्टवर्ड पे ऐसे करके मूव करता है अबव इक्वेटर में, ठीक। इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो बिटवीन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो अभी अपन देखे। द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ड्राइव वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टू circulate in anti-clockwise direction called as the northeast monsoon drift. The northeast monsoon wind drive water of Bay of Bengal and Arabia Sea to circulate in anti-clockwise direction called as the northeast monsoon drift. तो विंटर में क्या होता है, एक बार ये अब यहाँ पे जो अपन अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे ना, थोड़ा सा छूट गया था इंडिया के रिस्पेक्ट से, तो वो देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। विंटर, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो वेस्टवर्ड अबाउ इक्वेटर। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो फ्लो करता है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटोरियल काउंटर क्लॉक फ्लो बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बीच इक्वेटोरियल करंट जो काउंटर करंट चलता है वो चलता है। तो विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ड्राइव वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबिया सी टू सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड एज अ नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट। तो जब नॉर्थ ईस्ट तरफ से, दैट इज़ इस तरफ से आते रहता है ना मानसून, जो आ रहा है अपना, ये इंडिया है, यहाँ से जब आ रहा होता है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो वो लेकर आता है अपना ये और इसको रिवर्स कर देता है। मतलब पहले ओशन करंट कैसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसे करके आएगा राइट, इस तरफ। लेकिन जब नॉर्थ नॉर्थ जब चल रहे हैं ना, नॉर्थ मानसून वाला, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ड्रिफ्ट जो चल रहा है, वो क्या कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है। वो इसको ऐसे कर देता है, ये ऐसे और ऐसे, तो ऐसे कर देता है वो इसको, ठीक। तो इसको कह देते हैं अपन रिवर्सल ऑफ एट विंटर मानसून के टाइम पे। तो वही बोल रहा है। फिर अब समर में क्या होता है, एंटायर वाटर ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। तो जो पूरा वाटर ऑफ नॉर्थर्न इंडियन ओशन पे जो चल रहा है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है वेस्ट मानसून के ड्रिफ्ट के अंदर, और वो ऐसे चलने लगते हैं, जैसे अभी बताया रिसेंटली कि ये ऐसे आ रहे हैं इंडिया के पास, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा, ये ऐसे करके मुड़ जाएगा। डायग्राम इतने अच्छे से बन नहीं पाया एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन समवट ऐसे करके चलता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से आ रहा होता है ना मानसून, ऐसे ऐसे विंड आ रहा होता है, ऐसे करके विंड आ रहा होता है, ये नीचे से ऐसे करके विंड आ रहा होता है राइट, तो इसलिए ऐसे करके बन जाता है यहाँ पे। अब ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। और इस टाइम, गर्मी के टाइम, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट जैसा रहता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है ओशन करंट्स का, द continuous movement of the water from east cause cold water upwelling along eastern parts result in drop in temperature in eastern part। तो क्या होता है,
जब ईस्टर्न पार्ट से कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है वेस्ट की तरफ, इस तरफ, तो यहाँ पे अपवेलिंग होता है, ठीक। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ईस्ट कॉज कोल्ड वाटर अपवेलिंग, तो यहाँ पर से कोल्ड वाटर ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ठंडा पानी रह जाता है, और ठंडा पानी रहता है दैट इज़ लो प्रेशर, ठीक। तो इधर से मूव करता है अलोंग ईस्टर्न पार्ट्स, रिजल्ट इन ड्रॉप इन टेम्परेचर, और उससे क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है इस एरिया का, और उससे क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब बाकी चीज़ देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर अलोंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन लीड टू द राइज इन वाटर टेम्परेचर, तो जब जब ये वाला जो अभी अभी देख रहे थे अपन, तो इधर पे जब एक्यूमुलेट होते जाता है वो वार्म वाटर, तो वहाँ पे क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर अलोंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल ओशन लीड टू राइज इन वाटर टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाता है, ठीक, इस एरिया पे। The western part of the ocean in the tropical region experience favorable condition for formulation of cyclone, whereas along the eastern part of the ocean there are lesser occurrence of cyclone। क्योंकि यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है इस एरिया पे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अब यहाँ से ठंडा पानी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे गर्म पानी पूरा गर्म गर्म पानी यहाँ पे आ जा रहा है, ये वाला एरिया गर्म वाला है, ये वाला। तो जब ऐसे मूव कर रहा है फॉर से ये इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे साइक्लोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट पे। द विंटर पार्ट ऑफ द ओशन इन ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस फेवरेबल कंडीशन, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन in the tropical region experience favorable condition for formulation of cyclone, whereas along the eastern part of ocean there are lesser occurrence of cyclone। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, cold ocean current along the west coast, तो अब कोल्ड ओशन करंट अलोंग द वेस्ट कोस्ट, तो ये कोस्ट बना है हुआ एक, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन, पहले अपन पूरा देख रहे थे ऐसे, पूरा होल थ्रू आउट द अर्थ के उसके प्रोस्पेक्टिव से देख रहे थे ईस्ट और वेस्ट। अब अब ये एक कॉन्टिनेंट है, उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो ये वेस्ट हो गया, इसका वेस्ट कॉन्टिनेंट ये पार्ट हो गया, तो अलोंग द वेस्ट कोस्ट इन सब ट्रॉपिक रीजन द कोल्ड ओशन करेंट अलोंग west coast in subtropic region suppress precipitation through desiccation dryness effect resulting in formation of desert। तो यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ड्राइनेस हो जाता है। अब ड्राइनेस हो जाता है मतलब विंड ट्रेड ऑफ नहीं कर पाता अंदर पे, तो यहाँ पर जब विंड चल भी रहा है तो वो ठंडा पानी चल रहा है, राइट, तो मतलब सूखा रह वो ड्राई रहता है, तो यहाँ पे डेजर्ट जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे पेरू एक एग्जांपल है, तो वो एक यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल एक और एक भी है, एटाकामा डेजर्ट, तो वही, ठीक। और जो एटाकामा डेजर्ट है वो चिली में है, ठीक है, चिली में है, चिली जस्ट पेरू के जस्ट नीचे पे है चिली, ठीक, तो वही वहाँ पे भी बन जाता है, पेरू और चिली में ही है बेसिकली। फिर वार्म ओशन करंट मर्जिंग विथ कोल्ड ओशन करंट लीड फिशिंग, तो जब वर्ल्ड वार्म ओशन करंट मर्ज करता है कोल्ड ओशन करंट से, तो उससे फिशिंग के लिए अच्छा हो जाता है। एग्जांपल ग्रैंड बैंक नियर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड ड्यू टू मर्जिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम विथ अ लेब्रोरेट लेब्रोरा करंट ग्रैंड बैंक। तो यहाँ पे अपन देखे थे ना, ठंडा पानी आके मिलता है लेब्रोरल करंट, ये देखो ऊपर पे लेप्रिडा करंट आके मिल रहा है यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट से, तो यहीं पे ही फॉर्म करता है अपना, तो यहाँ पे अच्छा कंडीशन मिल जाता है फिशिंग करने के लिए। फिर और क्या होता है,
फिर द मर्जिंग ऑफ वार्म एंड द ओल्ड ओशन, मिस्ट फॉर्मेशन, ऑब्स्टेकल ओशन नेविगेशन। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो मिस्ट फॉर्मेशन भी होता है, जिससे फॉग फॉग टाइप का जो होता है मिस्ट फॉग वो बन जाता है, तो उससे एब्स्ट्रैक्शन होता है। फिर द वार्म ओशन करेंट इन टेम्परेट रीजन अलोंग west coast of continent result in mild winter and keep the part of the ice keep the port ice free. Example, North Atlantic drift along Britain, Alaskan current along western Canada। तो जो वार्म ओशन करंट होता है टेम्परेट रीजन पे, वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट यानी ये वाला रीजन, ये वाला, ये वेस्ट कोस्ट हुआ, यहाँ पर पे क्या करता है, रिजल्ट लाता है कि मिल्ड विंटर आ सके क्योंकि ठंडा रहता है पानी, एंड कीप द पोर्ट द आइस फ्री, और यहाँ पे पोर्ट को भी आइस फ्री रखता है। एग्जाम्पल क्या दिया है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट अलोंग ब्रिटेन, अलास्का करंट अलोंग द वेस्टर्न कनाडा। तो यहाँ पे कहीं पे बोल रहा है वो, ये फ्लोरिडा करंट, ये कोल्ड करंट कॉज यहाँ पे कैनरी करंट होता है, यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, लेप्रिडा करंट, कोल्ड कैलिफोर्निया करंट, अलास्कन करंट, ये वाला इस एरिया पे बोल रहा है। यहाँ पे ये गर्म पानी का हवा चल रहा, बेसिकली गर्म गर्म करंट चल रहा, वो यहाँ पे कोल्ड मतलब आइस को वो नहीं करने देता, और यहाँ पे पोर्ट बनाने का काम आता है। तो वही बोल रहा है, द वार्म ओशन करंट इन टेम्परेट रीजन अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट रिजल्ट इन द मिल्ड विंटर, ज़्यादा मिल्ड विंटर नहीं होता, एंड कीप द पार्ट ऑफ द आइस फ्री रखता है उससे। और तो इसका एग्जांपल वही नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट जो अभी अपन ऊपर देखे, और ब्रिटेन के पास भी अलास्कन करंट अलोंग वेस्टर्न कनाडा। अब द ऑफ शोर विंड पुश surface water away and cause cold water from bottom to rise up deep surface towards the surface called as the upwelling। तो जो ऑफ शोर विंड होता है ना, जो जो लैंड से चल रहा होता है विंड, वो पुश करते हैं सरफेस वाटर को और दूर ले जाता है, और उससे कोल्ड वाटर और उधर चल देता है, और जो गर्म पानी है वो और ऊपर आ जाता है। मतलब जब ये ऐसा होता है तब, ठीक। और फिर उससे क्या होता है, सरफेस को, और इस प्रोसेस को अपवेलिंग कह देते हैं। अब एक बार वापस पढ़ लेते हैं। द ऑफशोर विंड पुश सरफेस वाटर अवे एंड कॉज कोल्ड वाटर फ्रॉम बॉटम टू राइज अप डीप सरफेस टूवर्ड्स सरफेस कॉल्ड एज द अपवेलिंग। तो यहाँ पे पहले ही ठंडा पानी था, अब और अपवेलिंग हो रहा है, और यहाँ पे ठंडा पानी आ गया, और ठीक। अपवेलिंग ब्रिंग रिच न्यूट्रिएंट्स सपोर्टिंग फिश ग्रोथ, एग्जांपल पेरू कोस्ट। तो अपवेलिंग क्या है, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लाता है नीचे से, और वो सपोर्ट करता है फिश ग्रोथ वगैरह के लिए, जैसे पेरू कोस्ट में होता है। हेल्पफुल इन नेविगेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे ओशन करंट अपने को पता चल जाए ना एक बार किधर से जा रहा है, तो उससे स्पीड ज़्यादा मिल जाती है बोट्स को, तो इसलिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्प इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अब अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग प्रोसेस क्या होता है, अपवेलिंग डाउनवेलिंग इट ऑन शॉर्ट डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। तो पहले देखते हैं डाउनवेलिंग में क्या होता है, ऑन शोर विंड पाइल अप द वाटर नियर टू द कोस्ट कॉजिंग सिंकिंग वाटर बिलो सरफेस लेयर। तो जो ऑन शोर विंड होता है वो पाइल अप हो जाता है, मतलब जो शोर से जो विंड आ रहा होता है वो पाइल अप करवाता है और वाटर को नियर टू द कोस्ट के पास, और उससे क्या होता है, जो सिंकिंग वाटर बिलो सरफेस लेयर, उससे क्या होता है, जो वाटर है वो नीचे की तरफ जाता है, डाउनवर्ड जाता है, ठीक। एक मिनट ना, पहले अपवेलिंग देखता। ऑफशोर विंड पुश सरफेस वाटर अवे कॉस्ट। तो ये ना एक साइकिल जैसे चलता है। पहले अपवेलिंग समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जो ऑफशोर विंड आ रहा है इस कॉन्टिनेंट से,
ये क्या करेगा, पुश सरफेस वाटर को अवे ले जाएगा, इधर ले जाएगा, और उससे क्या होगा, ये जब सरफेस वाटर अवे जाएगा तो नीचे से ऊपर अपवेलिंग होगा, और उससे वाटर from bottom to rise up the surface and more active in the region of cold ocean current। और ये ज़्यादा एक्टिव रहता है कहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होता है ना, तो क्योंकि कोल्ड ओशन करंट मूव करता है तो उससे और ऊपर आता है, मतलब नीचे से और ऊपर आता है, फिर वो जैसे मूव करता है हीट, मतलब जो वार्म वाटर है जो इधर मूव कर रहा है तो नीचे से और करंट आएगा इधर पे, बेसिकली यही। ठीक, अब डाउनवेलिंग क्या होता है, जब वहाँ पहुँच गया, ये अपना पहुँच गया था ना वहाँ पे, यहाँ पे कॉन्टिनेंट से था और ऑफशोर निकला, अब ये हवा ऑफशोर चल रहा था, राइट, ऐसे, अब ऑफशोर भी चल रहा था ना, हाँ हाँ ऑफशोर चल रहा था। अब ऑनशोर विंड जब यहाँ पे ऑनशोर पहुँच जाएगा, शोर के पास जो विंड पहुँच जाएगा, वो क्या करेगा, वो पाइल अप करेगा वाटर को नियर टू द कोस्ट, कॉजिंग सिंकिंग वाटर बिलो सरफेस लेयर। तो उससे क्या होगा, जब ऐसे कॉज करेगा कि यहाँ पे बहुत सारा, तो उससे पानी नीचे आएगा, जब बहुत सारा इधर से वाटर आ रहा है तो अब क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो फिर सिंक होता है वाटर बिलो सरफेस लेयर, और ये क्या होता है, जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वहाँ पे होता है। अब मोर एक्टिव वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट बिकॉज कोल्ड करंट इज़ डेंसर। तो जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि कोल्ड करंट डेंसर होता है तो वो नीचे जा सकता है। इन पोलार रीजन आइस फॉर्मेशन लीव वाटर saltier and denser causing it to sink resulting downwelling। पोलार रीजन पे होता है जनरली ये फॉर्मेशन लीव वाटर सॉल्टियर, उससे क्या होता है, जो वाटर है उसको नीचे वाले को सॉल्टियर छोड़ देता है और उसके कारण वो नीचे भी जाने लगता है। ठीक, अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन देखते हैं। दिस आर डीप ओशन करेंट्स ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो ये इस दो चीज़ के कारण में बेस्ड होता है, एक तो टेम्परेचर और एक तो सैलिनिटी। तो और ये डीप ओशन करंट होता है, सरफेस में नहीं चल रहा होता ओशन के। और ये किससे डिफ्रेंशिएशन दिखाता है, वाटर डेंसिटी विच इज़ ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी। जब वाटर की डेंसिटी अलग अलग होती है तो उसमें ये डिफरेंसेस दिखाता है। अब सर्कुलेशन बिगन नियर पोलार रीजन ऑन डाउनवेलिंग। जब सर्कुलेशन कहाँ से शुरू होता है, जब डाउनवेलिंग ऊपर पे होता है ना, पोलार रीजन में अभी पढ़ के आए अपन, तो वहाँ से शुरू होता है। एंड दिस अंडर वाटर मूव इन अ सिंगल एंड कंटिन्यूस बेल्ट अक्रॉस डिफरेंट ओशन। तो ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं बिना कोई रुकावट के। दे आर कनेक्टेड टू सरफेस वाटर करंट इन रीजन ऑफ अपवेलिंग। और जहाँ पे अपवेलिंग होता है वहाँ पर से ये कनेक्टेड रहता है, और इसको ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, इसी को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को कन्वेयर बेल्ट। अब एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पार्ट ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ही है ये भी, इन एटलांटिक ओशन, और ये एटलांटिक ओशन में होता है। ठीक, जो AR6 है, मतलब IPCC का असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, वो बोलता है अ, कि कैसे जो एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है वो वीक हो रहा है, और वो किस कारण वीक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग। अब क्या क्या कारण है जिसके कारण ये वीक हो रहा है अपना, मतलब ये जो एटलांटिक मेरिडियोनल है। तो पहला है टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलार रीजन इज डिक्रीजिंग ड्यू टू वार्मिंग एंड ऑफ आर्कटिक रीजन, दिस वीकन नॉर्थर एटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये से वीक हो रहा है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। द एक्सेसिव एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलार रीजन। और इससे क्या हो रहा, जो एक्सेसिव एडिशन है फ्रेश वाटर, मतलब ऐड होते जा रहा ना जैसे फ्रेश वाटर, क्योंकि मेल्ट हो रहा है वहाँ पर का आइस, तो इसलिए भी ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब रिड्यूसिंग डाउनवेलिंग एज फ्रेश वाटर इज़ लेस डेंस। और उससे क्या हो रहा है, डाउनवेलिंग रिड्यूस हो जा रहा है क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो कम कम डेंस रहता है। ठीक, अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, एक बार वापस पढ़ लूँ क्या लास्ट पॉइंट। द एक्सेसिव एडिशन ऑफ द फ्रेश वाटर ड्यू टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ द आइस इन पोलार रीजन रिजल्टिंग डाउनवेलिंग एज फ्रेश वाटर इज़ लेस डेंस। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज एक्सपीरियंस हार्श विंटर एंड फ्रोजन
पोर्ट्स, तो उनका पोर्ट्स भी फ्रोज हो रहा है, तो इकोनॉमिकली दिखा रहा है एक तो, और एक तो हार्श विंटर से खुद मतलब सोसाइटी को कितना डैमेज हो रहा है वो भी दिखा रहा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन इन ट्रॉपिकल रीजन एक्सपीरियंस राइज इन सी लेवल, जो वेस्टर्न पार्ट है ऑफ ओशन इन ट्रॉपिकल रीजन पे वो राइज ऑफ सी लेवल देख रहे हैं। इसी के कारण ये जो हो रहा है ना एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन या फिर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के वीक होने के कारण ये सब हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन इन ट्रॉपिकल वाटर, तो ये साइक्लोन भी बढ़ाता है। और फिर डिस्टर्बेंस इन फिश जोन में भी डिस्टर्बेंस लाता है, और डिस्टर्बेंस ऑफ एंटायर मेन सिस्टम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मैराइन पूरा डिस्टर्बेंस लाता है मैराइन सिस्टम में ही ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के चेंज में आने के कारण। तो ये सब इसके इम्पैक्ट्स हैं। वेस्टर्न यूरोप में एक प्रॉब्लम आ रहा, फिर पोर्ट ऑफ ओशंस ट्रॉपिकल रीजन मूव नहीं कर पा, मतलब पार्ट ऑफ ओशन जो है वो बहुत हैवी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सी लेवल में राइज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑकरेंस साइक्लोन बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, डिस्टर्बेंस इन फ्रीज जोन हो रहा है। फिर वाटर मास क्या होता है देखते हैं। बॉडी ऑफ वाटर विथ यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, 3 टाइप के वाटर मास होते हैं। सरफेस वाटर मास एग्जांपल एंटार्क्टिका सरफेस वाटर मास है। इंटरमीडिएट वाटर मास जैसे कि साउथ पैसिफिक होता है, साउथ पैसिफिक में है। डीप वाटर मास जैसे नॉर्थ एटलांटिक डीप वाटर मास। अब सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर मास क्या है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मास हेल्प इन जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जब वाटर मास बनता है तभी तो वो वही तो हेल्प करता है कि मेंटेन रहे, और जो सही से जो चल रहा है ओशन पे कि जो थर्मोहेलाइन है, जो टेम्परेचर है, जो 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 टेम्परेचर है और जो सैलिनिटी है वो बैलेंस रहे, क्योंकि जो मास है उस मतलब जो वाटर मास है वो भी तो एक जैसे एयर मास था वैसे ही वाटर मास है, तो वही करवा रहा है वो भी। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर मास हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर सैलिनिटी एंड ऑक्सीजन, और यही इसका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कराने में हेल्प करता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंडीशन सपोर्ट प्लैंकटन एंड कोराल ग्रोथ, और ये यूनिफॉर्मिटी होता है तो इसमें प्लैंकटन और कोराल ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करता है। अब हीट डोम क्या होता है। हीट डोम एक्सपीरियंस इन कनाडा एंड यूएसए, तो ये जो अपन पहले भी पढ़ रखे थे एक बार, उस टाइम भी समझ नहीं आता, अभी भी मेरे को इतना अच्छे से समझ नहीं आया, और ये यूपीएस मेरे को मिला ही नहीं कहीं पे, मतलब समझने की कोशिश किया तो ठीक है। ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेयर ट्रैप हॉट एयर नियर टू सरफेस लाइक लिड, मतलब सरफेस के नियर पे क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेयर ट्रैप हॉट एयर को ये एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है। फिर ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ ला नीना एंड वीकेंड जेट स्ट्रीम, जब ला नीना हुआ होता है और जेट स्ट्रीम भी वीक हो गया होता है, दैट इज़ यहाँ पे पोलर वर्टेक्स पोलर के पास था, लेकिन अब इधर पे आ गया है, वो जो था जो जेट स्ट्रीम था, मतलब ऐसे था, तो वो अगर ऐसे ऐसे जा रहा था तो अब वो ऐसे 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 आ गया है। और फिर ला नीना कॉज स्ट्रॉन्ग सब्सिडेंस ऑफ हॉट एयर अलोंग द ईस्टर्न पैसिफिक में ला नीना क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सब्सिडेंस ऑफ हॉट एयर करता है। और फिर जेट स्ट्रीम व्हेन वीकेंड स्टार्ट टू मियांडर इन देयर पाथ, तो फिर जेट स्ट्रीम मियांडर करता है, और दिस वीकेंड जेट स्ट्रीम वाइल मियांडरिंग ट्रैप्स द हॉट एयर डिसेंडिंग ड्यू टू ला नीना फॉर लॉन्ग पीरियड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम। तो ये कैसे करता है वो फिनोमिना तो नहीं पता, लेकिन ऐसे करता है, बस यही करता है। वेव्स क्या होता है, वेव्स आर एनर्जी विंड प्रोवाइड एनर्जी रिच सरफेस स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन, लार्जेस्ट वे ऑफ ओपन ओशन, विंड पुश वाटर बॉडी, ग्रेविटी पुल्स। तो ये बस वही बता रहा कि ये जो होता है वेव्स एनर्जी होता है, विंड जो होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, फिर रिच सरफेस में जब रीच करता है तो स्लो डाउन आ जाता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है सरफेस में। ओपन ओशन में लार्जेस्ट वेव बनते हैं। विंड पुश करता है वाटर बॉडी को,
फिर ग्रेविटी क्या करता है, पुल करता है, और फिर उससे क्या होता है, नीचे डाउनवर्ड होता है। फिर वेव हायर, वेव क्रेस्ट एंड फ्रॉट, ये सब वेव के फिनोमिनन है कुछ कुछ। फिर टाइड क्या होता है, द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल इन वर्ल्ड ocean resulting from gravitational attraction by moon and sun is called tides. The combined gravitational pull of sun and moon oceanic water is bulge. The centrifugal force of earth revolution pull another bulge in one direction, create low water in another. As earth rotate, the position of a high and a low water change across surface. एक बार वापस पढ़ देता हूँ, बट the combined gravitational pull of sun and the moon oceanic water in a bulge, the centrifugal force of a earth revolution pull another bulge in one direction, create low water in another. As earth rotate, the position of high and low water change across surface. तो जब एक दूसरे से इन लोग ग्रेविटेशन पुल और पुश होता है तो उसके कारण ही ये बेसिकली फॉर्मेशन होता है टाइड्स का। अब फैक्टर अफेक्टिंग टाइड्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून, जिससे अफेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द, जैसे नीप टाइड्स आता है तो वो अलग टाइम पे होता है तो वो उसको देखते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ रोटेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ का वो भी अफेक्ट करता है, और फिर रोटेशन भी इफ़ेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का तब। ओशन बॉटम टोपोग्राफी। अब टाइप ऑफ टाइड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस में अलग अलग टाइड्स हैं। डायरनल टाइड्स जो होते हैं, ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड आता है ईच डे, हर दिन में एक दिन एक हाई टाइड आता है और एक लो टाइड आता है। अब सेमी डायरनल टाइड क्या होता है, टू हाई टाइड आता है, टू लो टाइड आता है सेम डे में, ठीक, एक ही दिन पे, तो वही सेमी डायरनल। अब मिक्स्ड टाइड क्या होता है, टाइड हैविंग वेरिएशन इन हाईएस्ट एंड are known as the mixed tide. Tide having variation in height are known as the mixed tide. जब टाइड में अलग अलग वेरिएशन आता है, मतलब कभी ऐसे बड़ा टाइड आ रहा, कभी छोटा टाइड आ रहा, तो उस पर जब वेरिएशन आता है तो उसको मिक्स्ड टाइड कह देते हैं। फिर बेस्ड ऑन द सन, मून एंड अर्थ के पोजीशन पे भी अलग अलग टाइड हैं। जैसे स्प्रिंग टाइड, जब अर्थ के बीच अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो वो स्प्रिंग टाइड बनाता है। दिस आर higher high tide and lower low tide experience when sun, earth and moon on straight line, और ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तब होता है ऐसा, क्योंकि जो मून है ना वो सन के और मून का इसमें ज़्यादा रोल होता है। तो क्या होता है ना, मून जो है ना सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको थोड़ा बैलेंस कर देता है यहाँ पे, ठीक, और इस कारण यहाँ पे टाइड बनता है। फिर अगर मून, अर्थ और सन हुआ तो ये अपोजिशन में चल देगा, और जब अर्थ, मून और सन होगा तो वो कंजंक्शन में चल देगा। अब नीप टाइड क्या होता है, दिस आर द स्मॉलर हाई टाइड एंड लो टाइड ऑब्जर्व व्हेन सन एंड मून आर इन परपेंडिकुलर पोजीशन। जब सन और मून ऐसे परपेंडिकुलर पोजीशन में है अर्थ के तो क्या होता है, नीप टाइड आता है। दिस आर स्मॉलर हाई एंड हाई टाइड, स्मॉलर हाई टाइड है, लो टाइड ऑब्जर्व व्हेन सन एंड मून आर इन परपेंडिकुलर पोजीशन। सिग्निफिकेंस क्या है टाइड के, हेल्प फिशिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, टाइडल एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। बे ऑफ फंडी हाईएस्ट टाइड कनाडा, तो जो बे ऑफ फंडी है उस मतलब जो है कनाडा में, वहाँ पे हाईएस्ट टाइड आते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है। नेचुरल क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, तो ये नेचुरली क्लीन करने के लिए भी हेल्प करता है ऑब्वियसली। टाइडल रेंज हेल्प इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग कोस्टल रीजन, जो टाइडल रेंज है हेल्प करता है कि बायोडाइवर्सिटी को मतलब जैसा है वैसा ही रख सके अलॉन्ग कोस्टल रीजन। रिस्ट्रिक्ट डेल्टा फॉर्मेशन, रोक के रखता है, डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होने देता, तो उससे ज़्यादा सेडिमेंट पास नहीं हो पाते। कॉज कोस्टल इरोजन एंड, कोस्टल में इरोजन करवाता है, एंड
डिग्रेडेशन ऑफ लैंड नियर कोस्टल रीजन, तो दोनों जगह पे ये वो इरोजन डिग्रेडेशन भी कराता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द यूएन क्लॉज, तो हाई सीस्ट करके एक ट्रीटी बनी थी, उसमें देखते हैं क्या होता है। वैसे ये न्यूज़ में आते रहता है, तो इसको तुम विज़न के उसमें भी पढ़ते रहोगे बार बार ही मैगजीन में। तो पहले बेस लाइन होता है, इंडिया के जस्ट बाहर पे बेस लाइन बनेगा, फिर टेरिटोरियल लाइन बनता है, वो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक जिसमें जो लगून वगैरह डेल्टास वगैरह जो भी आते हैं वो सब उसी कंट्री के पार्ट होते हैं, और उसका उसमें पूरा हक होता है, वो जो भी रिसोर्स होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। फिर 24 नॉटिकल माइल्स में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल जोन होता है। पहले टेरिटरी लाइन था, फिर कॉन्टिनेंटल जोन आया। सेम ओवर बॉटम सरफेस, राइट नॉट इंक्लूडेड एयर, तो बॉटम सरफेस में तो दे देते हैं 24 नॉटिकल माइल्स, लेकिन एयर सरफेस में कोई आपको राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, फैला हुआ होता है। इन्जॉय एक्सक्लूसिवली लाइट राइट ओवर बॉर्डर फॉर इकोनॉमिक, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट मिलता है बॉर्ड इकोनॉमिक्स के लिए, बाकी चीज़ के लिए यहाँ पे कोई आपकी मतलब आपके रूल्स वगैरह नहीं चलेंगे यहाँ पे, लेकिन टेरिटोरियल लाइन में आपके रूल चलते हैं। 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक। अब हाई सीज क्या होता है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, जो 200 नॉटिकल माइल से पार हो गया फॉर से, या फिर हाई सीज जो भी जिसको बोल दिया गया है वो कॉमन हेरिटेज है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है बेसिकली, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसके लिए सब लेना पड़ता है परमिशन। बाकी फिर अब एल नीनो एंड रिलेटेड फिनोमिना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।